हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। मैंने आप लोगों से कहा था कि टेक्निकल तो आपका सीरीज चली रही है जो आपकी एसएससी जेईई पीवाईक्यू की थी। मैं आपके जो भी जीके जीएस से रिलेटेड था, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जीके जीएस में, चाहे वो करंट अफेयर्स से हों चाहे वो किसी से हों, तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैं करा रहा था। अभी तक मैंने आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चनों की संख्या 25 से 30 थी, लेकिन अगर मैंने जिस हिसाब से डिटेल में आपको बताए थे, अगर उस तरह से बात करें तो लगभग 100 प्लस में क्वेश्चन ये बैठ जाएंगे हमारे। तो आज वही हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लासें जो हैं कंटिन्यू रखूँगा, उसकी चिंता ना करें, क्योंकि मुझे जीके जीएस वाला पोर्शन आपका कंप्लीट कराना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था। तो इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा, और इसलिए मैं क्वेश्चन कम ला रहा हूँ, लेकिन ये 10-15 क्वेश्चन ही आपको कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन का है करेंगे। देखो, मेरा वो वाला काम तो है नहीं कि 50 क्वेश्चन रख दिए आपको, 1 2 3 4 ऐसे 50 क्वेश्चन मैंने रख दिए आपके लिए, और बता दिए एक का क्वेश्चन पढ़ा, एक का एक आगे बढ़ गए, एक दो का चाहिए। ये चीज़ नहीं है। आप लोगों को पता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, उस चीज़ के अनुसार मैं बात नहीं करता। तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण भारत में 2011 से 2012 में गरीबी अनुपात घटकर कितना हो गया। ग्रामीण भारत की बात कर रहा है, गांव के इलाके की बात कर रहा है, 2011-12 की बात कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, एक तरह से हिस्ट्री बन चुकी है अब तो, स्ट्रेटजी की जैसे कहते हैं। और ये पूछ रहा है जो गरीबी अनुपात था कितना हो गया था घट के, तो वो 21.9 21.9 हमारा गरीबी अनुपात हो गया था। देखो, ये कोई एस्टिमेट या आरसीसी तो है नहीं कि मैं फॉर्मूला लगा के डेरिवेशन करके आपको कुछ चीज़ें बताऊं। ये डाटा है, आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें अगर मैं कुछ बात करता हूं तो इससे रिलेटेड छोड़ो, इसमें क्वेश्चन आएंगे नहीं, यही क्वेश्चन बन सकता है। और अगर पूछेगा तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, राष्ट्रीय गरीबी रेखा के प्रति व्यक्ति आय कितनी है। राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई, तो इसमें 816 रुपये, यानी कि 816 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। ये कहाँ की आय की बात कर रहा हूँ मैं, गांव की, यानी ग्रामीण इलाके की। अगर यही बात कर ले शहरी इलाके की, शहर की, कि शहर में कितनी थी, तो शहर में ही 1000 रुपये थी। कितनी थी, 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। तो सबसे पहले तो जो कच्छ की खाड़ी, उसके शीर्ष पर हमारा कांडला बंदरगाह है। सारा क्वेश्चन पढ़ने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ी, यानी सभी क्वेश्चन को कांडला बंदरगाह, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। कांडला बंदरगाह ये हमारा बनाया गया था जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी के जो हिस्से हैं, और मुंबई जो बंदरगाह था उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लग गया, यानी बहुत बहुत ज़्यादा माल खलने लग गया। तो उसकी वजह से हमने क्या काम किया, यानी गवर्नमेंट ने उन पे दबाव कम करने के लिए एक कांडला बंदरगाह बना दिया, जो ये काफ़ी चीज़ें दबाव कम हो गया वहाँ पे। अगला क्वेश्चन था, एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं। एक हार्य जो थे हमारे भरतनाट्यम के कलाकार हैं। ये अगर मैं बात करता हूँ इनकी, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में किया जाता है, ये तमिलनाडु। अगर मैं कथक की बात करता हूँ, तो देखो, एक तो होता कथक, एक होता कथकली। कथक कहीं कहीं तो आप उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, और कहीं उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत भी इसमें लिख देते हैं हम। ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में करते हैं हम, आंध्र प्रदेश। अगर मैं मोहिनी अट्टम की बात करूं, और मैंने एक और बताया था कौन सा,
कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली ये हमारा किया जाता है केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड, ग्रांड जी, ट्रक टी और रोड मतलब रोड, यानी जीटी रोड, जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। ये आप लोगों को पता है, ये शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था। ये पूछ रहा है जो वर्तमान की अगर बात कर रहा है तो वर्तमान में जो ग्रांड ट्रक रोड है, जीटी रोड, वो अमृतसर से लेके कोलकाता तक है। कहां से कहां तक है? अमृतसर से लेके कोलकाता तक जीटी रोड है। और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लगभग ये 2500 किलोमीटर का है। 2500 किलोमीटर का हमारा ये रोड है। और ये शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में बनवाया था। अगर पूछ ले कि शेरशाह सूरी बनाया गया जीटी रोड किस सदी का था या किस सदी का है, तो वो 16वीं सदी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया? ये पूछ रहा, औद्योगिक नीति संकल्प था 1956, इसमें जो उद्योग थे उनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो उनको किया था 3 वर्गों में। 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प थी, 3 वर्गों में थी। 3 वर्ग कौन से थे? अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी। इस तरह से हमारे 3 वर्ग बटे हुए थे। अनुसूची एक में वो थे जिनके पास एक विशेष जिम्मेदारी होती थी। अनुसूची बी में जो है कुछ राज्य के प्रयास थे, कुछ उम्मीदें थी, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं हम। और अनुसूची सी में जितने भी उद्योग जो हमारे बच गए, भविष्य में विकास सामान्य आएंगे, वो सब हमारे अनुसूची सी में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? देखो, बिहार की तो हो ही नहीं सकती। आप राजस्थान की तरफ बढ़ोगे तो उसकी भी साक्षरता दर इतनी अच्छी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की भी साक्षरता दर उतनी अच्छी नहीं है। एक हमारा ऑप्शन बचा मिजोरम। मिजोरम की साक्षरता दर 2011 के अनुसार काफी अच्छी है इन राज्यों की कंपेरिजन में। पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर में बढ़िया है। और अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, 74.04 हमारी साक्षरता दर है। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित लोगों को इतने प्रतिशत आरक्षण 103वें संविधान, देखो 103वें संविधान संशोधन होता है हमारे यहाँ, जिसमें जनरल कैटेगरी जो आती है, सामान्य वर्ग वालों को EWS दिया जाता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और इसमें 10% का रिजर्वेशन हमको मिलता है। जो हमारे सामान्य वाले लोग हैं उनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। और अगर पूछ सकता है तो यहाँ पे भी एक बहस भी चली थी सुप्रीम कोर्ट में, जो ये बिल जो है क्या कि गलत है, तो वहाँ हमारे 5 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे थे, जिसमें हमारे DY चंद्रचूड़ जो आज 50 में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो थे। तो 5 में से 3 ने कहा कि ये सही है और 2 ने कहा ये बेकार है, तो बहुमत इधर हो गया, तो ये पास हो गया, यानी EWS बरकरार है अभी भी। 8वां क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के, जीवी मावलंकर जो थे भारत की जो संविधान सभा थी उसमें कार्य समिति के अध्यक्ष थे। अगर मैं कुछ बात करूं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति पूछ ले तो राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार समिति के वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा कार्य समिति जीवी मावलंकर मैंने बता दिया। अल्पसंख्यक और जनजातीय वाले वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की मसौदा जो जांच की कमेटी थी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संविधान समिति प्रांतीय वाली जो थी, वल्लभ भाई पटेल थे। मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी से कहते हैं उसके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत जो थी AV उत्कर थे। ये आपकी इंपोर्टेंट कमेटी थी। और कुछ इंपोर्टेंट संघ संविधान हो गया, संघ शक्ति हो गया, इनके जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन राज्य समिति के भी जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे।
अगला है, निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूरलंग ने 1398 में आक्रमण किया। देखो अगर आपको नहीं पता कि तैमूर ने आक्रमण किया, भूल जाओ। उसने क्या कहा, 1398 में किया। सबसे पहले आ जाओ, गुलाम वंश आया। अब आपका दिमाग जाएगा, गुलाम वंश इतना तो रहा नहीं। गुलाम वंश का कहा था, 1206 में आया था और 1290 में निपट लिया ये। गुलाम वंश के बाद में बैठता हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश भी बैठता 1290 में, ये भी ज्यादा दिन नहीं डटता, 1320 में खत्म हो जाता है। फिर तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश। तुगलक वंश भी 1320 में बैठता है और 1414 में इसका भी खत्म हो जाता है। फिर हमारे सैयद वंश आते हैं हमारे यहाँ, यानी दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश बैठता है। ये 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। और लास्ट में आता है लोधी वंश। लोधी वंश ये 1451 से 1526 तक रहता है। और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होता है। बाबर यहाँ जीत जाता है और यहाँ से हमारे यहाँ मुगल शासन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए 1398 की बात करें तो 1398 इसके बीच आता है हमारा। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। तो हमारा जो है 1398 से यहीं आ गया। तो ये कौन सा हो गया हमारा, तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इसके अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ये एक ट्रिक है और एक क्रम से बना हुआ है। गुलाब से गुलाम, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सू से सुगंध से यानी इससे ऐसे जो होगा सैयद हो गया, और लो से लोधी। 10वां क्वेश्चन है, किसे जीडीपी अस्फीति कारक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो निहित मूल्य है उसमें अस्फीति कारक हो गए। निहित मूल्य स्फीति कारक जो है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मौजूदा प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मूल्यों को, जो हमारे मौजूदा प्रचलित कीमत है उन पर जो जीडीपी होती है उनके मूल्य को हम कहते हैं नाम मात्र जीडीपी। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।